नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ वकला तहरीक के रहनुमा मुनीर मलिक साहब तशरीफ़ रखते हैं। इन्होंने 4 साल पहले जो वकला ने तहरीक शुरू की थी अदलिया की बहाली के लिए, ये उसके सरबराह थे। आज हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि मुनीर मलिक साहब, जब ये तहरीक शुरू हुई तो आपकी क्या तवक्कुआत थी और क्या अंदेशे थे? आपको उस वक्त क्या लग रहा था कि आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं और जो करने जा रहे हैं वो कर पाएंगे? ये तहरीक तो एक बड़े लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में शुरू हुई थी। वो थी चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दिया गया था और उसमें उनको जो सस्पेंड किया गया और फोर्स लीव पे भेजा गया। लेकिन आपने देखा कि चीफ जस्टिस साहब जब 20 जुलाई को रिस्टोर हुए, उसके बाद से लेके नवंबर तक जो बहुत से आईनी मैटर्स थे सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें ख़ास तौर पे परवेज़ मुशर्रफ का री इलेक्शन था इन यूनिफॉर्म, उसमें ये ज़ाहिर हो गया था कि अगर अदालतें आज़ाद होने की भी कोशिश करेंगी तो इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको दबा के रखेगी। मैं समझता हूँ असल तहरीक जो है, अगर उसे उसके फेजेस में देखा जाए तो डिसाइसिव फेज़ वो था जो 3 नवंबर के बाद से इमरजेंसी लगने के बाद से रेस्टोरेशन तक आया। उसके वो डिफायंस जो है वो पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन मैं समझता हूँ जो क्रूशल फेज़ था वो 3 नवंबर के बाद का था। उस फेज़ में आर्टिकुलेट हुआ कि हम अदलिया की आज़ादी क्यों चाहते हैं, कि अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ दिए जाएं। पहले फ़ेज़ में तो फोकस ये था कि आमरीत के ख़िलाफ़ मुकाबला किया जाएगा कि जब तक ये निज़ाम है अदालतें आज़ाद नहीं हो सकती। दूसरे फेज़ में ये था कि क्योंकि ये आवाम को दबाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने 3 नवंबर की इमरजेंसी जो है उसको नाफिज की। तो जो बेसिक गोल था वो ये था कि अदालतें इसलिए आज़ाद हों कि आवाम को उनके बुनियादी हकूक़ हसूल हों। उस सेंस में आई थिंक पॉजिटिव रही है तकरीर। आज जो है निस्बतन फ्रीडम ज़्यादा हैं कंपेयर टू नवंबर 3, 2007 या 7 मार्च 2007। जस्टिस क्या है? मजलूम तबके को इंसाफ दिलाना। तो उसमें अभी एक लंबा सफ़र है। काफ़ी सारे लोग जो थे वो हैरान थे इस बात पे कि जिस तरह की सपोर्ट उस तहरीक को मिली। उसमें तलबा भी शामिल थे, उसमें मज़दूर रहनुमा भी शामिल थे, और बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डिवाइड है, दाएं बाजू की जमातें भी और बाएं बाजू की जमातें भी, और वकील तो थे ही आगे आगे। क्या आपके ख़्याल में जो आम लोग थे जो खड़े होकर घंटों और बाज़ दफ़ा पूरा पूरा दिन चीफ़ जस्टिस साहब की और आप लोगों की एक झलक देखने के लिए इंतज़ार किया करते थे, उन लोगों को कोई डायरेक्टली इससे फ़ायदा हुआ है? मैं समझता हूँ हुआ है। आप पहले इस चीज़ को जहन में रखिए कि इतनी लंबी तहरीक के वक्त जो है, जो एक्सपेक्टेशंस का बार था, जो उसका स्टैंडर्ड था, वो बहुत हाई रेज हो गया था। तो उस हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन पे तो हम नहीं उतरे हैं, ना ही हमारा प्रोफेशन, ना ही वकला और ना ही अदालतें। लेकिन ये कि आम आदमी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आज ज़्यादा है या 3 नवंबर 2007 को ज़्यादा था या 7 मार्च 2007 को ज़्यादा था, तो मैं तो वसूख से कह सकता हूँ कि बेहतर हुआ है। अब भी कई लोग हैं जो मिलते हैं, आपने भी सुना होगा, वो कहते हैं इंसाफ हमें सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, इंसाफ हमें मिलेगा। वो मिलना ना मिलना वो दूसरी बात है, लेकिन कम से कम एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन कि देयर इज़ होप, लोगों के लिए एक उम्मीद है कि ये एक इदारा ऐसा है जिसको आज़ादी जो है लोगों की जिद्दोजहद की वजह से मिली है, तो लोगों को उससे उम्मीद है। लेकिन आम तौर पे जो आम लोग होते हैं, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में भी, उनके जो ज़्यादातर अदालती काम होते हैं वो तो निचली सतह की अदालतों से होते हैं, शहरी अदालतों से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। वहाँ पे आपको लगता है कि कोई तब्दीली आई है या आना शुरू हुई है? मार्जिनल, मैं नहीं समझता कि कोई रेवोल्यूशनरी तब्दीली आई है। देखिए, इंसाफ
का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो आज भी वही है जो 2007 में था या पिछले 60 साल से था। सही। अगर आप नेशनल जुडिशल पॉलिसी उठा के देखें तो पंजाब में एक जज को एक दिन में 1600 केस का फैसला करना है, अगर वो आप बैकलॉग लें। अब जो हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं उसमें जो जुडिशरी के लिए एलोकेशन है, जो इंसाफ के जो थर्ड ऑर्गन ऑफ द स्टेट या उसके फंक्शंस के लिए एलोकेशन है, वो न होने के बराबर है। बाहर के मुल्कों में जब अदालतें आज़ाद हुई हैं तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव को डायरेक्ट भी किया है। मसलन अगर प्रिजन्स ओवर क्राउडेड हो गए तो कैलिफोर्निया के सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर आप इसको ओवर क्राउडिंग को सही नहीं करते हम सबको छोड़ देंगे। सही। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो खुशाइन बात है वो ये है कि देखिए जो सिंगल लार्जेस्ट फरीक है अदालती निज़ाम में वो है सरकार। जी। सरकार बनाम फलां जी। या फलानी डिपार्टमेंट ने आपके हकूक़ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में या इसमें गलबा किया है। तो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त फोकस कर रहा है गुड गवर्नेंस पे। अगर गुड गवर्नेंस होगी तो ये जो लाखों मुकदमे सुप्रीम कोर्ट अदालतों में आते हैं इनकी तादाद में एक फिल्ट्रेशन हो जाएगा। सही। रास्ता बड़ा लंबा है, वी आर इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन जो आवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको इस बात को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हम एक ही कश्ती के सब सवार हैं। सही। और अगर वो एलोकेट नहीं करते हैं, एक जुडिशल सिस्टम को स्टेबल नहीं करते हैं, स्ट्रेंथन नहीं करते हैं, तो फिर इस कश्ती में सभी डूबेंगे। लेकिन जब से अदलिया बहाल हुई है, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ये तासुर मिलता है कि वो उन केसेस को ज़्यादा उठाती है, उन केसेस पे ज़्यादा शोर मचता है और उनका अंदाज़ भी कुछ इस तरह से है जैसे वो मीडिया से मुखातिब हैं, जैसे वो हेडलाइंस बनाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बजाय इसके। बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट की अभी मौजूदा सदर हैं आसमा जहांगीर, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो फ़ैसले अपना सुनाने की बजाय, तकरीर करने की बजाय उनको ज़्यादा लिखे। ये इस रुझान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अदालतों की आज़ादी या सहाफ़त के पेशे की आज़ादी, ये माशरे में जो जनरल कॉन्सेप्ट है आज़ादी, उसके कुछ माइलस्टोन्स हैं। जी। अब प्रेस पे ये चार्ज लगता है कि वो हुकूमत पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है। सही। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रेस की और हुकूमत की एक एडवर्सरी रिलेशनशिप है और होनी चाहिए। बिल्कुल। 60 साल पहले जो अदालतों की हालत थी वो तो बिल्कुल यस ऑफ कोर्स जो एग्जीक्यूटिव ने कहा था वही करते थे। तो ये बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अदालतें जो हैं अपने इख्तियारात से तजव्वुज़ कर रही हैं, जिस तरह ये प्रेस के बारे में कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एक आध जगह कहीं तजावुज़ हुआ होगा, लेकिन ये कहना कि क्योंकि वो कि अदालतें एक ख़ास सियासी ग्रुप के ऊपर उनकी रिव्यू ज़्यादा है, मैं समझता हूँ ये गलत है, क्योंकि रिव्यू तो उसी का करना है जो इक़्तिदार में होगा। सही। अगर आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो आप ऑपोजिशन की गुड गवर्नेंस तो नहीं देखेंगे ना, आप गुड गवर्नेंस तो हुकूमत की देखेंगे। बिल्कुल।